हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी वंडर। और आज हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में। जी हाँ, जो अध्यापकों की भर्ती निकाली है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकली हुई है, आपको पता है, विद्यालय अध्यापक, और उसके फॉर्म भरने शुरू भी हो गए हैं। तो उसके बारे में सारी जानकारी दूंगी। बहुत सारे संशोधन किए हैं, बहुत सारे संशोधन के शुद्धि पत्र आए हैं। आप बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भरने के साथ साथ बिहार के बाहर यानी कि दूसरे राज्यों के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, और किस किस कैटेगरी में भर सकते हैं, सारी आपको जानकारी दूंगी। उसके साथ साथ परीक्षा तिथि के बारे में भी बताऊंगी कि एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट जानकारी विद प्रूफ दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, जो सबसे पहले बिहार ने अपना नोटिफिकेशन निकाला था उसमें क्या लिखा था, फिर उसको शुद्धि पत्र में क्या लिख के दिया है जो इम्पोर्टेंट है दूसरे राज्यों के लिए भी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अध्यापकों की भर्ती निकली थी। 1,70,461 बहुत ज़्यादा भर्तियाँ थी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ ये लिख के दी थी कि जो बच्चा है ना, जो बच्चा है भारतीय, यहाँ पर देखना, भारतीय नागरिक हो। ठीक है, ये लिखा है पूरा, तथा लगा दिया यहाँ पे। तथा का मतलब और, ये भी चाहिए, बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। ठीक है, तो इन्होंने ये कह दिया कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। तो अपने इस पहले इन्होंने इस वाले नोटिफिकेशन में जो सबसे पहले आया था, जिसमें सारी वैकेंसी का डिटेल है, उसमें इन्होंने ये चीज़ देने के बाद क्या हुआ कि जो बिहार के बाहर के बच्चे थे वो इस फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं भर सकते थे। यानी कि अन्य, केवल बिहार वाला भरेगा, अन्य राज्य के बच्चे जो थे इस फॉर्म को नहीं भर सकते थे। लेकिन जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता है, कोई भी फॉर्म कोई भी राज्य निकाले तो दूसरे राज्य के बच्चों के लिए भी, उम्मीदवार के लिए भी मौका मिलता है। ठीक है, वो किस कैटेगरी में मिलता है वो सब आपको बताऊंगी। अब इन्होंने यहाँ पर अपना शुद्धि पत्र भी जारी किया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए, ये इनकी पूरी वैकेंसी है। वैकेंसी में ये देखिए, ये पहले इन्होंने कक्षा 1 से 5 तक की हैं, कक्षा 1 से 5 तक की हैं। और ये जो अनारक्षित हैं ये आपको यहाँ पे दिख रही हैं, कितनी हैं, 15,947 अनारक्षित पुरुष हैं और आरक्षित महिला हैं। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर और ये सब यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्होंने ये सब दिए हैं। तो इतनी वैकेंसी जो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, मतलब लगभग काफ़ी वैकेंसी यहाँ पर हैं ये। और इसके बाद ये इन्होंने इसकी दी थी पूरी, अपने 9th-10th के लिए, 11th-12th के लिए पूरा दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको, देखिए, इनका शुद्धि पत्र दिखाती हूँ जो अब इन्होंने, क्योंकि ये चीज़ वास्तव में गलत थी ना, तो इस चीज़ को इन्होंने सही किया है, इसको है। तो इन्होंने यहाँ पर अपना शुद्धि पत्र दिया है। शुद्धि पत्र भी आपको दिख रहा है, देखिए 27 तारीख का है। ठीक है, तो आज है 29 तारीख। अब ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि पूरा ये बिहार राज्य अध्यापक, जो अध्यापक की भर्ती है, ये नियमावली जो है पूरी है। देखिए, नियमावली है पूरी बनी हुई भाई, कि आप जिस भी राज्य में वैकेंसी निकालेंगे दूसरे राज्य का उम्मीदवार भी फॉर्म भर सकता है। तो इसमें क्या लिखा है, इसके लिए जो अनिवार्य अर्हता इन्होंने दी थी, भारत का नागरिक हो एवं या और, एक ही बात है, चाहे और लगाओ चाहे एवं, बात एक ही है, बिहार राज्य का स्थायी निवासी। इस चीज़ को इन्होंने चेंज कर दिया। अब इन्होंने क्या कह दिया कि वो भारत का नागरिक हो, निवासी चाहे वो किसी भी राज्य का हो, फॉर्म भर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि वो फॉर्म तो भर सकता है, लेकिन जो फॉर्म भरता है दूसरे राज्य का बच्चा, वो हमेशा सामान्य कैटेगरी में माना जाता है। वो बच्चे को आरक्षण ओबीसी, एससी, किसी भी चीज़ का नहीं मिलता, जबकि महिलाओं को महिला वाला आरक्षण मिलता है और दिव्यांगों को मिलता है। अगर महिला दूसरे राज्य की है तो उसे, यहाँ पर देखिए, यही मैं आपको इसीलिए दिखा रही थी, तो उसे महिला वाले में, ये जो महिला की सीट है अनारक्षित वाली, इसमें सब में बिल्कुल सेम वही आरक्षण मिलेगा जो अन्य महिलाओं को, मतलब बिहार राज्य की महिला को मिलेगा। ठीक है, महिला के लिए, यानी कि वो इसके लिए भी एलिजिबल है और इसके लिए भी, वो इन दोनों पदों के लिए एलिजिबल है, महिला चाहे वो बिहार से बाहर की हो। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आप जो भी बिहार से बाहर के हैं
वो केवल सामान्य श्रेणी में आएंगे, दिव्यांग और महिलाओं को छोड़कर। इस चीज़ को याद रखना, ये हर जगह का नियम है। कोई भी फॉर्म निकल के आए, अभी बिहार का एक दूसरा भी फॉर्म है, उसके बारे में मैं आपको पूरी वीडियो बताऊँगी डिटेल में। तो यहाँ पर ये है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो हैं, यानी कि जो बिहार से बाहर के बच्चे हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं सामान्य श्रेणी में। और इसके साथ अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात आती है कि आप किस श्रेणी में भर सकते हैं। 1 to 5th भी निकली है, 9th 10th की निकली है और 11th 12th की भी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए क्राइटेरिया जो यहाँ पर दिया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए प्राथमिक स्तर पर इन्होंने CTET का फर्स्ट पेपर दे रखा है और BTET का मतलब क्या हुआ, बिहार राज्य की टेट जो है। तो बिहार वाला तो आपने टेट किया ही नहीं होगा, तो जो बाहर वाले बच्चों के लिए कह रही हूँ मैं, बिहार वालों ने तो किया ही होगा। तो आप प्राथमिक के लिए तो एलिजिबल है, लेकिन सामान्य श्रेणी में केवल, इस चीज़ को दिमाग रखना, सामान्य श्रेणी में जितनी वैकेंसी है उतनी के लिए ही। इसके साथ माध्यमिक में एस्टेट इनका अपना होता है बिहार वालों का। उच्च माध्यमिक यानी कि 11th 12th के लिए एस्टेट का पेपर 2 होता है इनका, तो ये भी आपने नहीं किया होगा। तो आप यहाँ पर केवल बाहर, जो बिहार से बाहर वालों के लिए बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल यहाँ पर सटीक बात बता रही हूँ। बिहार से जो दूसरे राज्य के, बिहार के अलावा, ठीक है, बिहार के अलावा दूसरे राज्य के जो बच्चे हैं, दूसरे राज्य के, चाहे वो यूपी के हो चाहे कहीं के, वो केवल प्राइमरी में ही, केवल प्राइमरी की जितनी वैकेंसी है आप देखिएगा नोटिफिकेशन में, केवल प्राइमरी में, वो भी सामान्य श्रेणी की जो वैकेंसी है उसमें भरने के लिए एलिजिबल है फॉर्म। क्योंकि CTET आपके पास, अगर आप पास हैं तब, और पास में भी आपको पता है CTET की सामान्य श्रेणी में, आपको पता है सामान्य श्रेणी के लिए कितने 60% आपके मार्क्स होने चाहिए CTET में, ठीक है, तब आप पास होंगे। आप ये मत सोचिए, क्योंकि क्या होता है कि अपने राज्य में अगर आप OBC में आ रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, 55% जो है वो CTET में पास वाले को माना जाता है, वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन दूसरे राज्य में नहीं भर सकते। दूसरे राज्य में आपके जब 60% मार्क्स हैं, यानी कि कितने, टोटल 90 नंबर हैं आपके, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके 90 से कम है और आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ तो यही है ना कि सामान्य में, तो सामान्य का आपको पता है नियम क्या है। अभी मैं आपको सारी कैटेगरी, इसके जितने भी शुद्धि पत्र हैं सब दिखाऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। तो आप केवल प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जितनी भी वैकेंसी हैं आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए। तो यहाँ पर आपके दो बातें बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गई कि आप ये वो है। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि एग्ज़ाम कब होगा। इन्होंने अपनी एग्ज़ाम की जो डेट है वो दे दी है, संभावित डेट दी है, कंफर्म डेट नहीं दी है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, ये देखिए 22 तारीख का नोटिफिकेशन है कि अध्यापकों की पदों की नियुक्ति की अनुशंसा से लिखित परीक्षा जो होनी है वो 24 अगस्त को, 25 अगस्त को, 26 अगस्त को और 27 अगस्त को। तो आप समझ जाइए, केवल ये जुलाई में तो फॉर्म की लास्ट डेट ही है कि जुलाई में भी है डेट, है ना। तो आप समझ लीजिए आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, 2 महीने आप समझिए, आपके पास 2 महीने भी पूरे नहीं हैं, 2 महीने भी आप पे पूरे नहीं हैं इसकी तैयारी करने के लिए। तो अगर आप इसका पूरा ढंग से आपको लग रहा है कि आप तैयारी कर सकते हैं तो फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और 2 महीने वैसे बहुत होते हैं, क्योंकि बच्चे ने टेट दिया हुआ होता है, सुपर टेट की बच्चा तैयारी कर रहा होता है, CTET दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये सब तो आपका ऑलरेडी तैयार है, और दूसरी भी परीक्षाएं आप देते ही रहते हैं, तो तैयारी तो आपकी होगी। तो 2 महीने आपके पास है, 2 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बच्चा जो है अगर करना चाहे तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि अगस्त के लास्ट में आपकी परीक्षा होगी और किस किस चीज़ में आप एलिजिबल हैं। और ये देखिए आपके लिए इसीलिए दिया गया, ये होता ही है। तभी तो जब मैंने पहले बार ये नोटिफिकेशन पढ़ा था तो भी मैं कन्फ्यूज़न में थी, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है इनका अपना नियम होता हो, तो इसलिए। इसके साथ साथ मैं आपको और भी शुद्धि पत्र दिखाती हूँ उनके, कि इन्होंने और भी क्या क्या अपने शुद्धि पत्रों में दिया है, कि किस किस से रिलेटेड, कि CTET में कितने नंबर होने चाहिए, ये सब। चलिए दोस्तों, अभी वीडियो में आप बने रहिएगा, दिखाती हूँ आपको। देखिए एक शुद्धि पत्र इनका यहाँ पर एक ये है, ये शुद्धि पत्र देखिए कितना इसमें लिखा है पूरा, कि प्राथमिक शिक्षक के लिए क्या है, मतलब या तो आप CTET पास हों फर्स्ट पेपर, या आप BTET पास हों फर्स्ट पेपर, पूरा लिखा हुआ, पूरा इसकी नियमावली लिखी है। फिर यहाँ पर देखिए ये पूरा इन्होंने लिख रखा है
कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए, और ये सब पूरा नियमानुसार ये देखा है, सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और पिछड़ा वर्ग और इसमें आप आएंगे ही नहीं, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए फ़ायदा है, उनके लिए 55% अंक होने चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति और इन सब के लिए 50% अंक। तो वही बात मैंने आपको बताई और इन्होंने अपने शुद्धि पत्र में भी दे रखा है। और पूरा इसके साथ और भी इन्होंने बहुत सारे दिए हैं कि उर्दू में इंटरमीडिएट में 50% अंक, और इससे ये सब इन्होंने अपना दे रखा है। अभी मैं आपको और भी दिखाती हूँ, बहुत सारे इन्होंने शुद्धि पत्र दे रखे हैं, क्योंकि उसमें करेक्शन हुआ है, तो उसके साथ साथ इन्होंने अपना जो भी इन्हें लग रहा है कि इसमें शुद्धि पत्र हम दे सकते हैं, मतलब करेक्ट कर सकते हैं इसको, जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इन्होंने किया है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अगला इनका लेटर क्या है। देखिए एक इनका शुद्धि पत्र ये भी है, देखो शिक्षक को लेकर, और ये देखिए इन्होंने पूरा अपना बताया, विज्ञापन संख्या इतना, और जो ये देखिए पूरा यहाँ पे लिखा है कि जो तकनीकी शिक्षा की डिग्री और प्राच्य भाषा विशेष में संबंधित डिग्री सामान्य विषय 1 से 5 तक के लिए, ये यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मान्य नहीं है। इसको इन्होंने गलत बता दिया कि ये टेक्निकल वाला जो है वो इन्होंने मान्य नहीं किया, इसको ख़त्म कर दिया इन्होंने। इसके साथ साथ देखिए इन्होंने क्या कहा है कि 11 से 12 तक के लिए, अगर बायोलॉजी के लिए इन्होंने सारे ये खोल दिए हैं यहाँ पर कि माइक्रोबायोलॉजी, और ये जिसने भी मतलब 11 से 12 में अगर बॉटनी से, जूलॉजी से, लाइफ साइंस से, बायो साइंस से, किसी भी सब्जेक्ट से आपने MSc कर रखा है, ठीक है, बायोलॉजी में, ऐसी इनने बॉटनी और जूलॉजी इसमें भी खोल रखा है, को विलोपित करते हुए, तो ये जो है इसको विलोपित कर दिया इन्हें। यहाँ पर हाँ ये दिखा रहा है कि इसको इन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, बायोलॉजी वाला ये पूरा यहाँ ख़त्म कर दिया। अब इन्होंने इसको प्रस्तावित यहाँ पर ये कर दिया है कि बॉटनी और जूलॉजी वाले में क्या क्या मानेंगे, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, वो फिजियोलॉजी, तो इतना ये लोग मानेंगे। इसके अलावा और दूसरे सब्जेक्ट में अगर आपने मतलब इसी में MSc कर रखा है, इससे आपको लग रहा है इसी के समकक्ष आ रहा है, तो वो नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का दे रखा है, बहुत सारे शुद्धि पत्र दे रखे हैं इससे रिलेटेड। चलिए देखते हैं और कौन सा शुद्धि पत्र है इसमें। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, इनकी ये आवश्यक सूचना इन्होंने दी है इसमें। पूरा इन्होंने क्या कहा है कि पूरा ये मूल कोटि वाले में नियुक्ति के लिए 50% अंकों के साथ ये सब पूरा यहाँ पर लिखा है। B.Ed वगैरह आप करे हों, और ये 4 वर्ष वाला जो कोर्स है लोग करते हैं, B.Ed ग्रेजुएशन प्लस B.Ed वाला, वो सब करे हों। अगर आप करे हैं तो नियुक्त होने के 2 साल के अंदर वही 6 महीने का जो ट्रेनिंग होती है उससे पहले ही करा दी जाती, तभी आपको ज्वाइनिंग मिलती है, तो वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि आप इसके लिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर जो बच्चों का CTET क्वालिफाई नहीं है, या जिनके 90 नंबर रही हैं 60%, और अगर उनका ये लिखा 31 अगस्त तक ये परीक्षा करा देंगे, इन्होंने परीक्षा दिया ही है कि कब तक परीक्षा करा देंगे, तो उससे पहले आपका CTET का जो है एग्ज़ाम हो गया हो, आवेदन कर सकेंगे जो CTET में सम्मिलित हो रहे हैं बच्चे। लेकिन बशर्ते क्या, परीक्षा का आयोजन जो है वो 31 अगस्त से पहले हो गया हो, CTET की परीक्षा जो है, तो आप जो है इसके लिए मान्य होंगे। अगर आपने CTET कभी नहीं दिया है और इस बार दे रहे हैं, और 31 अगस्त से पहले आपकी CTET का परीक्षा हो जाएगी, रिजल्ट नहीं परीक्षा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे वही है, अगर आप बिहार के हैं तो कोई बात नहीं, आप कैटेगरी में आएंगे। बिहार से बाहर के हैं तो आपको 100% 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तो आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज परीक्षा देके ही आप वो इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये पूरा यहाँ पे लिखा है। फिर ये क्या लिखा है कि भाग लेने का प्रमाण पत्र आपको देना होगा कि परीक्षा पत्र में भाग लिया, एडमिट कार्ड, आवेदन पत्र और परीक्षा पत्र सहित अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र मूल आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय आपको देने होंगे, ठीक है। और सत्यापन हो जाएगा, उसके बाद ही आपको पात्र माना जाएगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इतने सारे शुद्धि पत्र हैं, और भी शुद्धि पत्र हैं इसमें। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो पूरी मैंने आपको यहाँ पर पूरा बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यापकों की जो भर्ती निकली है उससे संबंधित आपको जानकारी दे दी है। बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, जो भी मैंने बताया उसको ढंग से एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो फॉर्म भरने के इसमें हैं कि हाँ फॉर्म भर सकते हैं, पूरा एज वेज का जो भी एक वीडियो है आप देख लीजिएगा, पुरानी वीडियो है ये बिहार लोक सेवा आयोग की जब अध्यापक की भर्ती निकली थी, तो आप फॉर्म ज़रूर भरिए, ज़रूर भरिए। मैं ये कहना चाहूँगी
कि क्या पता आपकी कहाँ पर जो है वो कहते हैं नहीं दाना पानी लिखा हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फिर से कह रही हूँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।